मिडिल ईस्ट इस वक्त एक नए फ्लैश पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है और स्पॉटलाइट है दो देशों पर, इजराइल और टर्की। इजराइल अपनी नई स्ट्रैटेजी के तहत बॉर्डर से बाहर भी थ्रेट्स को टैकल करने निकला है, जबकि टर्की हालिया एयर स्ट्राइक्स के बाद पूरी तरह अलर्ट है। सवाल ये है, रिश्ते इतनी जल्दी डिटेरियोरेट कैसे हो गए? क्या अब सीधी कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है और इसका असर पूरे रीजन पर क्या पड़ेगा? चलिए इस हाई स्टेक्स कहानी की गहराई में उतरते हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन अपने पीक पर है। इजराइल का एक्सपैंडिंग एयर स्ट्राइक कैंपेन और कतार में शॉकिंग स्ट्राइक ने सबको चौंका दिया। दोहा में हमास लीडर्स की मीटिंग पर हमला, जो पहले तक अनथिंकेबल था, ने टर्की को अलर्ट कर दिया है। अब अंकारा को डर है कि इजराइल अपने टारगेट्स को उसके भीतर तक एक्सपैंड कर सकता है, जो एक नाटो मेंबर स्टेट के लिए सीधी चैलेंज होगी। टर्की ने तुरंत एयर डिफेंसेस, फाइटर जेट प्रोग्राम्स और नया स्टील डोम सिस्टम एक्टिवेट किया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब इजराइल के F-35 स्टेल्थ फाइटर्स को रोक पाएगा? अगर स्टैंड ऑफ एस्केलेट हुआ तो यह पूरी रीजन को एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ धकेल सकता है। इजराइल ने हाल ही में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को ग्लोबल लेवल तक एक्सपैंड कर दिया है। यह है नेतन्याहू का नया ग्लोबल परसुएट डॉक्ट्रिन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था सितंबर 2025 का दोहा एयर स्ट्राइक, जहां इजरायली F-15 और F-35 जेट्स ने सीनियर हमास लीडर्स को टारगेट किया। हमला हमास ऑपरेटिव्स और सिविलियंस को मारने में कामयाब रहा, लेकिन टॉप नेगोशिएशन टीम बच निकली। यानी प्रिसिशन तो थी, लेकिन लिमिट्स भी साफ नजर आई। नेतन्याहू ने साफ कहा है, हमास लीडर्स को वेरेवर दे मे बी हंट किया जाएगा। दोहा स्ट्राइक ने न सिर्फ रीजनल एक्टर्स को शॉक किया, बल्कि यूएन और अरब लीडर्स तक की कॉन्डमनेशन झेलनी पड़ी। अब इजराइल की स्ट्रैटेजी क्लियर है, लोकल डिफेंस से हटकर ग्लोबल काउंटर टेररिज्म तक। लेकिन ये बोल्ड मूव्स पूरे मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन रिस्क और नई सिक्योरिटी एंजाइटीज खड़ी कर रहे हैं। टर्की अब एक्स्ट्रा कॉशियस हो गया है, क्योंकि उसे डर है कि इजराइल उसके टेरिटरी पर भी एयर स्ट्राइक्स कर सकता है। लेकिन सवाल है, क्या टर्किश एयरफोर्स रेडी है? इसका बैकबोन है पुराने F-16 फाइटिंग फैल्कॉन्स और कुछ लेगेसी F-4 फैंटम्स। फ्यूचर प्लान्स है एडवांस्ड F-16V ब्लॉक 70S, यूरोफाइटर टाइफून्स और इंडिजिनस स्टेल्थ TFX फाइटर। लेकिन ये सब ऑपरेशनल होने में सालों लगेंगे। डिफेंस में टर्की के पास S-400 सिस्टम्स और कुछ हॉक बैटरीज है, प्लस यूकेव स्क्वाड्रन्स और 50,000 एक्टिव पर्सनल। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इजराइल के F-35 स्टेल्थ फाइटर्स इन डिफेंसेस को आसानी से बाईपास कर सकते हैं। सीधा मतलब, अभी के लिए टर्की की एयर पावर इजराइल की सुपीरियर कैपेबिलिटीज के सामने वल्नरेबल है, और यही राइजिंग टेंशन को और डेंजरस बना देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इजराइल सीधे टर्की पर एयर स्ट्राइक कर सकता है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह हाईली अनलाइकली है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। टर्की की नाटो मेंबरशिप उसे कुछ प्रोटेक्शन देती है, लेकिन कतार स्ट्राइक ने साफ दिखा दिया कि इजराइल अब पुराने लिमिट्स क्रॉस करने से नहीं डरता। और जब नेतन्याहू ओपनली कह रहे हैं कि हमास को वेरेवर दे आर टारगेट किया जाएगा, तो अंकारा की चिंता और बढ़ जाती है। अगर स्ट्राइक हुआ तो अभी नहीं, क्योंकि टर्की अभी हाई अलर्ट और स्टील डोम डिफेंस सिस्टम के साथ प्रिपेयर्ड है। इजराइल शायद वेट करेगा किसी ऐसे मौके का जब विजिलेंस कम हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ऐसा कदम टर्की और इजराइल को सीधा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ धकेल सकता है और नाटो तक को बीच में खींच सकता है। अब आती है बात नाटो के सबसे बड़े कार्ड की, आर्टिकल 5। यह कहता है कि अगर किसी एक मेंबर पर आर्म्ड अटैक होता है तो वो पूरे अलायंस पर अटैक माना जाएगा। लेकिन ट्विस्ट यह है, हर कंट्री खुद डिसाइड करती है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। हिस्ट्री में यह सिर्फ एक बार इन्वोक हुआ था, 9 से 11 अटैक्स के बाद। अगर इजराइल टर्की पर स्ट्राइक करता है तो थियोरेटिकली टर्की आर्टिकल 5 एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, यूएस इज इजराइल स्ट्रॉन्गेस्ट बैकर और नाटो में उसका वेट बहुत ज्यादा है। यानी एक तरफ टर्की सिक्योरिटी मांगेगा, दूसरी तरफ यूएस इजराइल को प्रोटेक्ट करेगा। रिजल्ट, नाटो की कोहेजन टेस्ट होगी और शायद यूनानिमस मिलिट्री रिस्पॉन्स पॉसिबल ही ना हो। यानी आर्टिकल 5 स्ट्रॉन्ग डिटरेंट तो है, लेकिन टर्की इजराइल क्लैश में इसका प्रैक्टिकल यूज बेहद अनसर्टेन है। मिलिट्री तैयारी के साथ साथ टर्की अब फुल फोर्स से डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी भी खेल रहा है। नाटो का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर होने के नाते
और यूरोप मिडिल ईस्ट के बीच गेटकीपर की तरह जियोग्राफी कंट्रोल करने के कारण अंकारा अपने इंडिस्पेंसिबल रोल को हाईलाइट कर रहा है। प्रेसिडेंट अर्डोन एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। नाटो फोरम्स और एलाइज जैसे यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस से मीटिंग्स और 2026 नाटो समिट की मेजबानी, ताकि अलायंस एजेंडा को इन्फ्लुएंस कर सके। मैसेज साफ है, अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे गाजा नाटो की ब्रॉडर सिक्योरिटी के लिए खतरा है, लेकिन चैलेंज यह है कि नाटो में कंसेंसस चाहिए। और टर्की की इंडिपेंडेंट मूव्स जैसे रशियन S-400 डील अलायंस में मिसट्रस्ट पैदा करती है। रीजनली भी अंकारा खुद को मीडिएटर और पावर ब्रोकर के रूप में पेश कर रहा है, पर इजराइल के साथ राइजिंग टेंशंस ने इसकी डिप्लोमेसी को और इंटेंस बना दिया है। टर्की चाहता है वर्ल्ड इसे पीस डिफेंडर माने और इजराइल की स्ट्राइक्स को रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट। इजराइल की नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी का नाम है नो सेफ हेवन पॉलिसी। मतलब हमास या किसी भी मिलिटेंट ग्रुप को अब कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, चाहे गाजा हो या कटार। सितंबर 2025 का डोहा एयर स्ट्राइक इसका सबसे बोल्ड एग्जाम्पल था, जहां इजराइल ने डिप्लोमेटिक रेड लाइंस तक क्रॉस कर दिए। इस डॉक्ट्रिन के तहत गाजा में बफर जोन्स, मास इवैक्यूएशन ऑर्डर्स और रफा जैसे ऑपरेशंस चलाकर हमास को आइसोलेट किया जा रहा है। सपोर्टर्स इसे सिक्योरिटी के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि क्रिटिक्स इसे एथनिक क्लेंजिंग और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहते हैं। प्रॉब्लम यह है, इजराइल अब ओपनली टर्की और इनडायरेक्टली ईरान को चैलेंज कर रहा है, और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान तक ऑपरेशंस एक्सपैंड हो सकते हैं। यानी नेतन्याहू की विजन एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को फुल स्केल वाइडर वॉर में बदल सकती है। डोहा स्ट्राइक ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को हिला दिया, और अब कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज मिलकर इजराइल के खिलाफ कलेक्टिव रिस्पॉन्स तैयार करने में जुट गई हैं। कटार में हुई OIC समिट में अरब और इस्लामिक स्टेट्स ने मिलकर डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑप्शंस पर चर्चा की। यूनिटी तो दिखी, लेकिन डिवाइड भी साफ है। ईरान जैसे हार्डलाइन स्टेट्स डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ने और इजराइल को आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं, जबकि गल्फ कंट्रीज और कुछ अरब स्टेट्स कॉशियस हैं। कॉन्डेमेशंस, टारगेटेड सैंक्शंस और इंटरनेशनल लीगल प्रेशर तक सीमित रहना चाहते हैं। इसका असर मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स पर साफ दिख रहा है। पोलराइजेशन बढ़ रही है, अलायंसेस बदल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, एक यूनिफाइड मिलिट्री कोलिशन अगेंस्ट इजराइल अभी भी अनलाइकली है। मोस्ट कंट्रीज डिप्लोमेसी और ह्यूमैनिटेरियन एड के जरिए बैलेंस बनाना चाहते हैं। इजराइल की बढ़ती मिलिट्री एक्शंस और डोहा स्ट्राइक ने पूरे मिडिल ईस्ट के अलायंसेस को हिला दिया है। अब मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज एक तरह का अरब नाटो बनाने पर जोर दे रही है। इजिप्ट लीड कर रहा है, और साथ में टर्की, पाकिस्तान और गल्फ स्टेट्स भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान, अटर्कीक, आजरबाईजान ट्राइलेटरल अलायंस और ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पूरा रीजनल सिक्योरिटी मैप को और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये नई कोलिशंस मिडिल ईस्ट को दो क्लियर ब्लॉक्स में बांट रही हैं। एक तरफ इजराइल और उसके वेस्टर्न एलाइज, और दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़ी इस्लामिक स्टेट्स। रिजल्ट, प्रॉक्सी वॉर्स, शिफ्टिंग पार्टनरशिप्स और फ्रेजाइल बैलेंस। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क है रीजनल स्टेबिलिटी का। अगर टर्की, ईरान, पाकिस्तान और इजिप्ट जैसे पावर्स डायरेक्ट क्लैश में आए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट को फुल स्केल रीजनल वॉर में बदल सकता है, जिसका असर सिर्फ पॉलिटिक्स पर नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स पर बड़ा दबाव डाल दिया है। गाजा, लेबनान, ईरान और अन्य जगहों पर इजरायली स्ट्राइक्स ने सीज फायर्स को तोड़ दिया और दिखा दिया कि पीस एफर्ट्स कितने फ्रेजाइल हैं। यूएन और अरब लीग मीडिएशन और ह्यूमैनिटेरियन एड में स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि ग्लोबल डिविजन्स, वेस्टर्न सपोर्ट इजराइल के लिए और अन्य पैलेस्टीनियन कॉज के लिए रिस्पॉन्सेस को फ्रैक्चर्ड बना रहे हैं। यूएस भी स्टक है, इजराइल को सपोर्ट देना है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स और डोमेस्टिक प्रेशर भी मैनेज करना है। सीज फायर्स और हॉस्टेज नेगोशिएशंस अक्सर मिसट्रस्ट और पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से फेल होते हैं। सबसे बड़ा खतरा है रीजनल स्पिलओवर, ईरान, हेजबोला, टर्की और गल्फ स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट, प्रॉक्सी क्लैशेस और क्रॉस बॉर्डर अटैक्स। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी बड़ा है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स और ऑयल सप्लाई पर असर, साथ ही सोशल पोलराइजेशन और एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। यानी मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट अब और कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल हो गया है। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के चारों तरफ का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप अब बेहद वॉलेटाइल और अनप्रेडिक्टेबल हो गया है।
रैपिड शिफ्ट्स इन अलायंसेस, एस्केलेटिंग मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशंस और कॉम्प्लेक्स डिप्लोमैटिक एफर्ट्स इसे और जटिल बना रहे हैं। इसराइल के एक्सपैंडिंग ऑपरेशंस, ईरान की इंक्रीजिंग प्रॉक्सी इन्वॉल्वमेंट और मिडिल ईस्ट में बदलते अलायंसेस ने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को मुश्किल कर दिया है। सीज फायर्स फ्रैजाइल है और हर एस्केलेशन नए स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को खींच सकता है। स्टेक होल्डर्स, यूएस, रीजनल पावर्स और ग्लोबल एक्टर्स कंटिन्यूअस शिफ्ट्स, एसिमेट्रिक वॉरफेयर और प्रॉक्सी डायनामिक्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंपैक्ट सिर्फ रीजन तक सीमित नहीं है। ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज, ट्रेड राउट्स और मार्केट्स भी सेंसिटिव है। मेजर पावर्स जैसे यूएस और ईरान की इन्वॉल्वमेंट लंबे टर्म डिस्टेबलाइजेशन का रिस्क बढ़ा रही है। यानी आउटलुक अभी अनसर्टेन है और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी आगे भी बनी रहने वाली है, जिसके लिए स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस और अडैप्टिव डिप्लोमेसी जरूरी है। तो ये थी हमारी गहरी एनालिसिस इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट की बदलती जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे और इंसाइटफुल अपडेट्स और एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें पॉलिसी 360 को, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट मिस न करें। धन्यवाद।